हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं के चौहान जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है जो आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन ये पूछा है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो चलते हैं क्वेश्चन को समझें। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है दो बातों को। कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करे या छीने, वह शून्य होगी। जीरो होगी। एक बात। दूसरी बात ये कहता है न्यायिक समीक्षा होगी। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक समीक्षा करने का और विधि, आर्टिकल 13 कहता है कि वह विधि, अब जब देखिए ध्यान रखें, विधि, अगर वो विधि की बात कर रहा है तो ध्यान रखिए उस विधि को चाहे तो कार्यपालिका बनाए और चाहे विधायिका बनाए। कोई भी विधि बने, वो सब क्या हो जाएगी बच्चों? तो ऑब्वियसली वो सब शून्य हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विधि मान्य करने की जो सोच है वो दी है सुप्रीम कोर्ट को। इसका तो सही आंसर आपका है सर्वोच्च न्यायालय। अब आर्टिकल अगर आप देखें, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वह रिट निकाले, और आर्टिकल 226 ने पावर दी है हाई कोर्ट को कि वह रिट निकाले। जो हमारी 5 रिट है, आगे पढ़ेंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिट निकाली जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीनते हैं तो वह व्यक्ति या तो, अब एक पर्सन है, यहां एक पर्सन बात करते हैं, ये मौलिक अधिकार इस पर्सन के छीने, मतलब फंडामेंटल राइट इसके छीने। इसके बाद ऑप्शन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और चाहे वो हाई कोर्ट में चला जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट के पास जाता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसे न्याय मिलेगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन है, हाई कोर्ट उसको न्याय दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। लेकिन अगर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उसे निश्चित रूप से आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्याय मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गारंटर कहा जाता है।
गारंटर कहा जाता है फंडामेंटल राइट का, कस्टोडियन कहा जाता है, आप समझिए, संविधान का, संरक्षक कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है फंडामेंटल राइट का। सही आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है। अब एक इमरजेंसी हो गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, राष्ट्रपति आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63। तो जो यहां पर यह बताया कि अगर राष्ट्रपति कार्यभार संभालने में असमर्थ है, पहला पद, कि ये सबसे बड़ा पद है, ये दूसरा सबसे बड़ा पद है, इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा पद आएगा, वो है बच्चों CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कह रहे सर, क्या बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों, अब आप समझ सकते हैं ये है पार्लियामेंट, संसद, संसद आर्टिकल 79 में। वहीं पर है बच्चों सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 में। अब यहां पर अगर संसद काम कर रही है, संसद के अंदर राष्ट्रपति, इसके बाद एक दूसरा बड़ा पद जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। मान लेते हैं राष्ट्रपति की तबीयत खराब हुई हो, डेथ हो गई हो, रिजाइन दे दिया हो, तो दूसरा बड़ा पद तो उपराष्ट्रपति का आता है ना, दोनों में राष्ट्रपति राष्ट्रपति लगा हुआ है। लेकिन चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए यहां पर हमेशा तैयार रहता है। अब यहां चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए तैयार है तो वही राष्ट्रपति तो है ही नहीं ना, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो चेक एंड बैलेंस आप कौन बनाएगा, मतलब संतुलन कौन बनाएगा। तो आंसर है मुख्य न्यायाधीश, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ए इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब आप समझिए, अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल गवर्नर को नियुक्त करेगा। अब गवर्नर को नियुक्त कर दिया एक राज्य के अंदर, ये आपका राज्य है। अब इसके दो काम हो गए। राज्यपाल आर्टिकल 153 में अब राष्ट्रपति ने नियुक्त कर लिया। अब यहां पर ये राज्यपाल के दो काम शुरू हुए, एक संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख पहला काम, और यही राज्यपाल का दूसरा काम होगा संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा हुआ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि।
का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। तो ये दूसरा काम हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट। तो यहां दो प्रकार की भूमिकाओं को निभाएगा। अब ये सारी जिम्मेदारी कौन देता है? तो आर्टिकल देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ऐसी कंडीशन में बच्चों सभी काम के लिए आपको पता है राष्ट्रपति राज्यपाल को केवल 5 वर्ष के लिए कार्यकाल, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के लिए राज्य में भेजेगा, लेकिन ये कहेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल से कहेगा कि मैं तुम्हें कभी भी बुला सकता हूं, 5 साल के अंदर अंदर मैं कभी भी बुला सकता हूं। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका मतलब अगर इसके कार्यकाल 5 वर्ष का दिया है, लेकिन प्लस में एक बात जरूर कहेगा प्रेसिडेंट राज्यपाल से कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि यहां पर ये कहा गया कि भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी रहेगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सही आंसर आपका हुआ ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? मतलब क्वालिफिकेशन की बात पूछी जा रही है। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अगर हम यहां पर इसी क्वेश्चन को देख लें बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति साहब महामहिम, इनके लिए अनुच्छेद 58 ये कहता है कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन है कुछ, मेरी कुछ क्वालिफिकेशन है, मेरी कुछ योग्यता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर ये योग्यता की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि पहली योग्यता तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भारत का नागरिक रहूंगा। पहली बात तो भारत का नागरिक, चलो ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई मैं 35 साल की उम्र कम से कम रखूंगा, 35 वर्ष की आयु, 35 ईयर्स एज। और कहा कि भाई मैं लोकसभा के लिए योग्य रहूंगा, लोकसभा के लिए योग्य रहूंगा, मतलब इलिजिबल फॉर लोकसभा। लोकसभा क्या है? संसद। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 3 इंपॉर्टेंट है तो इसमें ये तो बात कही नहीं, अच्छा लाभ का पद नहीं, लाभ का पद नहीं होगा। अब इस लाभ के पद में एक बात आती है बच्चे, यहां एक बात आपको देखनी होगी, लेकिन लाभ का पद राष्ट्रपति का पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, अगर ये पद है तो इस पद पर रहते रहते भी राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब ये लाभ के पद नहीं है। इसमें एक बात इतनी देर से हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम ये नहीं कर रहे कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन समझो, क्वालिफिकेशन कौन सी नहीं है, इसमें बात ही नहीं हो रही।
ये सही आंसर है बी, पढ़ा लिखा हो या नहीं इसके बारे में, कोई योग्यता के बारे में हमारा कोई संविधान नहीं बताता। तो आंसर हुआ बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन की बात आ रही है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, इसी को कहते हैं राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, इसी को कहते हैं संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, ये सब कहा जाता है और ये कहलाते हैं आर्टिकल 356 को। अब यहां पर मान के चलो कि यहां एक स्टेट है, राज्य, और यहां है बच्चों राष्ट्रपति। अब राज्य में जो गवर्नर रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, अब इनकी जिम्मेदारी है कि राज्य को सही से चलवाएं और यहाँ का जो सीएम है सरकार बनाता रहे। लेकिन कंडीशन ये आई 56 में कि राष्ट्रपति देखते हैं राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल कहते हैं कि सीएम अपनी सरकार को बना ही नहीं पा रहा, राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने को मान ही नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल लिखित रूप से देगा प्रेसिडेंट को कि भी यहां पर प्रशासन फेल हो रहा है, यहां के राज्य की मशीनरी फेल हो गई। लिखित रूप से राज्यपाल राष्ट्रपति को बताएंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल से कहेंगे ठीक है यहां आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन राज्यपाल ही काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में 44वां संविधान संशोधन ये कहता है CAA 1978 कहता है कि ये राष्ट्रपति शासन राज्य में 1 वर्ष रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर इसने कहा है 44वें संविधान संशोधन में कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपात लगे, राष्ट्रीय आपात लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो यही आपातकाल जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बताया गया था वो 3 वर्ष के लिए चल सकता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को लिखित रूप से कहेंगे कि इलेक्शन कराया नहीं जा सकता, उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन भारत में या किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। तो आंसर आपका हुआ डी इज द राइट आंसर, 3 वर्ष। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करते हैं कैबिनेट को तो देखिए, एक तो होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो आर्टिकल अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है और ये बताता है कि इसके अंदर नंबर 1 आएगा कैबिनेट, जो मंत्रिपरिषद में के ही, ध्यान रखें मंत्रिपरिषद के ही लगभग 15 से 20 लोग होंगे, 20 मंत्री। इसके बाद होते हैं राज्य मंत्री,
मंत्री, इसके बाद होते हैं उपमंत्री। ध्यान रखें, इसने क्वेश्चन पूछा कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में तो केवल यही मंत्री होंगे ना, सबकी तो बात की नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट के मंत्री। तो क्या कह रहा है, मंत्री परिषद नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा केवल कैबिनेट के मंत्री। तो आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर। केवल कैबिनेट के मंत्री को ही कैबिनेट कहा जाता है, तो आंसर है बी। अब यहां पर एक बात करें, ये जो मंत्री परिषद है इसको कहा जाता है वास्तविक, रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका इसको कहा जाता है, जिसका हेड, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है। और ये ध्यान रखेंगे, यहां ये ध्यान रखेंगे कि 91 CAA आया और उसने कहा कि अधिकतम 15% लोकसभा के ये मंत्री परिषद रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। चाहे इस मंत्री परिषद में कहीं से भी मंत्री आए, चाहे लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे अन्य से हो। लेकिन बात यह आती है, जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों के लिए कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, वो ये है अन्य के लिए कि ये केवल 6 मंथ तक ही रहेंगे, 6 मंथ, 6 महीने। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। अब आप समझेंगे एक राज्यसभा, अब इस राज्यसभा में ध्यान रखेंगे, राज्यसभा जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, जिसे ध्यान रखेंगे उच्च सदन कहा जाता है, जिसे स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 64 एक एक्स ऑफिशियो की बात करता है, पदेन अध्यक्ष, मतलब एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है मेंबर नहीं है, और वो व्यक्ति होता है जिसको भी उपराष्ट्रपति बनाएंगे, जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसी को बनाया जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब आप समझिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसका सदस्य है ही नहीं,
इसलिए सही आंसर आपका क्या हुआ? राज्य सभा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब राज्यसभा के सदस्य का, मेंबर का पूछा जा रहा, टेन्योर कितना होगा? अब आप समझ सकते हैं, टेन्योर पूछा गया। अगर हम आर्टिकल 83 क्लोज 1 की बात करें तो यहां पर यह कहा गया कि जो आपके राज्यसभा है, RS, ये तो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, हाउस है। लेकिन इस आर्टिकल 83 क्लोज 1 में कहा गया है कि इनके सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करेंगे, और यह भी कहा प्रति 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर है, मेंबर का तो कार्यकाल है 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये स्थायी सदन है। इसलिए सही आंसर हमारे पास हुआ 6 ईयर, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन आता है, धन विधेयक का निर्णय कौन करता? हु डिसाइड मनी बिल? अब आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 ये कहता है कि कोई टैक्स की बात हो, टैक्स को घटाना हो, बढ़ाना हो, नया टैक्स लगाना हो, पुराना टैक्स हटाना हो, या कोई ऋण हो, इन सभी की बातें वो धन से संबंधित है, मनी से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है। तो मनी बिल का बेसिकली आप जानते हैं ये लोकसभा है, लोकसभा जहां सरकार बैठती है, और इसका एक मुखिया होता है जिसका नाम है स्पीकर। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय करेगा कि क्या इसमें टैक्स की बात है, टैक्स को हटाना, लगाना, नया टैक्स लगाना, पुराना हटाना, या कोई ऋण की बात हो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित हो। ये डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ये मतलब स्पीकर। इसका मतलब लोकसभा को केवल लोकसभा का ही काम है, केवल लोकसभा में पेश होगा। अब लेकिन राज्यसभा की बात अगर आए तो इसे केवल 14 डेज 14 दिन तक इसे रख सकता है। मतलब राज्यसभा को केवल अधिकार इस पर 14 दिन का है। इसलिए सही आंसर आपका हुआ सी, लोकसभा अध्यक्ष। यही डिसाइड करेगा क्या यह धन विधेयक है या नहीं है। तो आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां बच्चों हमें देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं। यहां पर आज आप देखोगे कौन कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से क्लासिकल पर्सन हैं, डांसर हैं या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं या सिंगर हैं,
जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। ये भारत रत्न 1954 में बच्चों शुरू किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो अगर हम कहें फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सबसे पहला भारत रत्न दिया गया सत्यजीत रे को, जो एक भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और चित्रकार थे। नंबर 2 एस सुब्बुलक्ष्मी, जो भारतीय गायिका, उन्हें गीतों की रानी के नाम से भी जानते हैं, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली संगीतकार हुई। तीसरे आते हैं रवि शंकर, सितार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला, ध्यान रखिए, भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से नवाजे गए। भीमसेन जोशी, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत, किराना घराना, इंपॉर्टेंट है, किराना घराना मतलब स्कूल, जो संगीत के स्कूलों को किराना कहा जाता, घराना कहा जाता था, तो किराना घराना से संबंधित ये भीमसेन जोशी। और नेक्स्ट लास्ट है भूपेन हजारिका, असम के एक भारतीय पार्श्व गायिका, संगीतकार और गीतकार थे। इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और आप समझ सकते हैं भारत के अंदर भारत रत्न एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो आपकी जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी, जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप, रिक्वेस्ट नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल GS वाला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।